अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो देख रहे थे, आज हम लोग देखेंगे अंतिम रिवीजन प्रैक्टिस सेट 8 को देखेंगे, जिसमें कि आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के फुल प्रैक्टिस सेट इसमें कराया जा रहा है। इसमें हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और साइंस का और इकोनॉमिक्स का और पॉलिटिकल साइंस का सभी का क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं। इसमें आपको 50 क्वेश्चन में से अगर आपका 30 नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी। बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दें कि कल से जो है आपका दोस्तों सभी चीज़ का हम सोच रहे हैं कि आपको एक बार मैराथन करा दें, चाहे हिस्ट्री का हो या पॉलिटी का हो या ज्योग्राफी का हो। इससे होगा कि आपको टोटल क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में आ जाएगा और आप तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग अगर चाहते हैं कि सभी चीज़ का मैराथन आए कल से, तो आप लोग लाइक और बोल दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में। चलिए आज का पहला क्वेश्चन की तरफ से हम लोग चढ़ते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि लोकसभा में शून्यकाल 0 आवर की अधिकतम अवधि कितनी होती है। देखिए लोकसभा में अगर बात करिएगा दोस्तों, शून्यकाल की अवधि ये होता है 30 मिनट। अधिकतम कितना होता है? 30 मिनट। अब बोलिएगा दोस्तों लोकसभा की चर्चा संविधान के कितना आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा संविधान के 81 आर्टिकल में लोकसभा की चर्चा की गई है। लोकसभा में दोस्तों 3 सत्र होते हैं, ये आपको पता होगा। एक होते हैं, मतलब बोल सकते हैं, एक होते हैं दोस्तों क्या, याद रखिएगा, एक होते हैं प्रश्नकाल। क्या होते हैं? प्रश्नकाल होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है आपका शून्यकाल। क्या होता है? शून्यकाल। और एक तीसरा जो होता है वो होता है साधारण बहस। क्या बोलिएगा? साधारण बहस बोलिएगा। देखिए इसमें तो सत्र जो है स्टार्ट हो जाता है 10 बजे ही लोकसभा खुल जाता है, लेकिन याद रखिएगा प्रश्नकाल का जो टाइम है वो 11 बजे से लेके 12 बजे तक है। और शून्यकाल का टाइम बोल सकते हैं 12 बजे से लेके 1 बजे तक होता है, जब तक चलता रहे। और ये याद रखिएगा साधारण बहस होता है, ये 1 बजे से लेके कब तक होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा 2 बजे तक होता है। तो इतना चीज आपको एकदम ध्यान देनी है। यहाँ पर बात आता है दोस्तों लोकसभा। तो लोकसभा किसके सदन है? तो याद रखिएगा संसद के सदन है। संसद के दोस्तों 2 सदन होते हैं, एक होते हैं लोकसभा, एक होते हैं राज्यसभा। संसद का चर्चा संविधान के 79 आर्टिकल में है, लोकसभा का 81 में है। और राज्यसभा की बात करिएगा तो ये 80 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए लोकसभा का बात करिएगा दोस्तों, संसद लोकसभा का तो अभी 18वीं लोकसभा चल रही है। और 18वीं लोकसभा का अगर पूछेगा दोस्तों कि आपको अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा ओम बिरला। क्या दोस्तों? ओम बिरला। ओम बिरला ये भी पूछ सकता है आपको कि ओम बिरला जो है कहाँ के सांसद चुने गए, तो याद रखिएगा राजस्थान के कोटा से, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें एवं उन्हें क्रमबद्ध रूप से सजाएं। तो इसको सजाना है। सबसे पहले देखिए क्या आता है दोस्तों, तो आपको बोलिएगा इसमें प्रस्ताव सबसे पहले आएगा। इसमें प्रस्ताव दिया गया, विधि दिया, विधेयक और अधिनियम। प्रस्ताव के बाद क्या बनेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसको विधेयक बनाएगा, ठीक है। विधेयक दोस्तों इस पे क्या करेगा, तो याद रखिएगा अधिनियम लाएगा। क्या दोस्तों? अधिनियम लाएगा। और अधिनियम बाद में जाके क्या बन जाएगा, विधि या कानून बन जाएगा। तो इतना चीज आपको एकदम ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर से देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, सॉरी 4 और 1, 3 2 4 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर से थोड़ा सा बात और समझिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपका आरपीएफ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर अगर पूछेगा कि दोस्तों संसद में सबसे पहला विधेयक कब पास हुआ था, तो 1951 में, ठीक है। और दोस्तों अभी जो नया न्यू संसद बना है, नई संसद में दोस्तों सबसे पहला विधेयक कौन पार हुआ था, याद रखिएगा 128वां। और इसको हम लोग 105वां संविधान संशोधन बोलते हैं। और इसमें दोस्तों क्या लाया गया, याद रखिएगा नारी बंधन। क्या दोस्तों? नारी बंधन लाया गया था। इतना चीज को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। राज्यसभा का दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि विशिष्ट क्षेत्राधिकार क्या होता है। राज्यों का निर्माण करना? बिल्कुल नहीं, इसमें संसद काम करते हैं। युद्ध की घोषणा करना? ये तो राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। वित्तीय अपराध? ये तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बताने के लिए प्राधिकृत करना? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। देखिए राज्यसभा, राज्यसभा की चर्चा अभी तुरंत हमने बताया संविधान के कितना आर्टिकल में दोस्तों, 80 आर्टिकल में है। राज्यसभा दोस्तों एक बोल सकते हैं कि अस्थाई, ये बोल सकते हैं सदन है। क्या दोस्तों? अस्थाई सदन है। इसका दोस्तों कई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों इसके संसद का कार्यकाल होता है। मतलब इसके जो सदस्य होते हैं उसके कार्यकाल होते हैं कितने वर्षों का, तो याद रखिएगा 6 वर्षों का होता है। और प्रत्येक दोस्तों 2 वर्ष पर इसका 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज्यादातर पूछे जाएंगे। अच्छा बात आता है दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा याद रखिएगा किसके अंग है, तभी तुरंत हमने बताया आपको कि ये जो है संसद के अंग है। और दोस्तों बात करिएगा यहाँ पर बिहार में राज्यसभा सीट कितनी है, तो बिहार में राज्यसभा सीट 16 है। तो ये भी आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति होते हैं और इसकी चर्चा संविधान के 64 नंबर आर्टिकल में की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को जब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पर कल्याणकारी राज्य की जब बात कर दी तो ये संविधान के अनुच्छेद 38 में इसका वर्णन किया गया। देखिए ये दोस्तों कल्याणकारी राज्य की बात जो है संविधान के भारत के बोल सकते हैं कि डीपीएसपी में इसका चर्चा किया गया, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है आपके संविधान में? तो याद रखिएगा भारत के संविधान में जो लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से कहाँ से लिया था? तो स्पेन से लिया था। और दोस्तों इसमें जो अनुच्छेद आते हैं ये 36 से लेके 51 तक आर्टिकल इसमें किए गए हैं। और बात करिएगा दोस्तों ये कहाँ से लिया गया, याद रखिएगा ये संविधान के किस भाग में आते हैं? तो भाग 4 में आते हैं। वहीं बात कर लीजिए टोटल आर्टिकल की, टोटल आर्टिकल आपको जानकारी रहनी चाहिए। अनुच्छेद 36 में क्या गया है? तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की राज्य की परिभाषा किया गया। 37 में क्या बोला गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। 38 में क्या बोला गया है? लोक कल्याणकारी राज्य के हितों का संरक्षण दिया गया है। 39 में क्या बोला गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में क्या बोला गया है? याद रखिएगा दोस्तों ग्राम पंचायत। 41 में क्या बोला गया है? याद रखिएगा कुछ विशेष कि जो भी काम करने योग्य नहीं हो उसको कि रोजगार देना, ये चीज बोला गया है। सरकारी कि इसमें मुआवजा जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, ये सब किसमें मिलता है? अनुच्छेद 41 में। 42 में क्या बोला गया? प्रसूति सहायता, कि जो भी महिला बोल सकते हैं कि दोस्तों वो गर्भावस्था में है उसको दोस्तों प्रसूति सहायता उसी को बोला जाता है। 43 में क्या बोला गया? निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 के क में क्या बोला गया है? याद रखिएगा कुटीर उद्योगों में बढ़ावा देना। 43 के ख में क्या बोला गया है? याद रखिएगा सहकारी समिति। 44 में क्या बोला गया? समान सिविल संहिता। 45 में क्या बोला गया कि 6 वर्ष से कम बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य है। 46 में क्या बोला गया? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए उपबंध। 47 में क्या बोला गया? याद रखिएगा पोषण स्तर को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 48 में क्या बोला गया? कृषि एवं पशुपालन। 48 का क में क्या बोला गया दोस्तों? वन्यजीव एवं पर्यावरण का संरक्षण। 49 में क्या बोला गया? राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। 50 में क्या बोला गया? कार्यपालिका जो न्यायपालिका से पृथकीकरण। 51 में क्या बोला गया? विदेश शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति। ये टोटल आर्टिकल हमने आपको बता दिया डीपीएसपी का। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन याद रखेगा कितना आर्टिकल में किया गया? तो संविधान के 263 आर्टिकल में जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। और इसका अध्यक्ष पूछेगा तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों? प्रधानमंत्री हो जाएगा। वहीं दोस्तों एक होता है दोस्तों याद रखेगा अंतर्राष्ट्रीय परिषद। क्या दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय परिषद अगर पूछेगा तो इसका संविधान में चर्चा 253 आर्टिकल में किया गया है। और इसका दोस्तों याद रखेगा अध्यक्ष अगर पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा गृह मंत्री। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखेगा। प्रधानमंत्री की चर्चा संविधान के याद रखेगा 74-75 में की गई है। याद रखेगा 74 में जो मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है और 75 में बोला गया है कि उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपको ये कैसा सेशन लग रहा है और आपके लिए जो हम लाने जा रहे हैं दोस्तों डेली, अगर दोस्तों वो वीडियो को आप डेली देख लेते हैं, जितना भी हम आपको मैराथन करवाएंगे उस मैराथन से दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और देख रहे होंगे कि अभी जो है ड्राइवर का एग्जाम चल रहा है कि किस तरह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं। वही पैटर्न है दोस्तों, बस आपको जो है अपनी तैयारी को बरकरार रखनी है। और यह प्रैक्टिस सेट जो हम डेली शाम को करवाते हैं आपको 8 PM में, यह डेली एकदम आपको करनी है। यह आपको जो है याद रखिएगा एक आपकी तैयारी में धार साबित करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न 6 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? मूल अधिकार संविधान के कहां से कहां तक होता है दोस्तों? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। मूल अधिकार की संविधान के किस भाग में चर्चा की गई है? याद रखिएगा भाग 3 में। अच्छा ये कहां से लिया गया है? सबसे पहले ये देखिए कि अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया दोस्तों? अमेरिका से। अच्छा बात करिएगा दोस्तों यहाँ पर मानव दुष्प्रभाव एवं बलात्सर्म, हम लोग टोटल अनुच्छेद को देख लेते हैं, यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये दोस्तों बोला गया किसमें? 23 में बोला गया है। कारखानों में बालकों का ये अनुच्छेद 24 में बोला गया है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भूमिका अभी तुरंत हमने 43 का क हो जाएगा, कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा देना, तो यही हो जाएगा। ये दोस्तों डीपीएसपी का भाग है, तो ये मौलिक अधिकार का भाग नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मौलिक अधिकार के टोटल अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया है? याद रखिएगा दोस्तों राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकार में। 13 में बोला गया दोस्तों अपीलीय क्षेत्राधिकार हो जाएगा न्यायालय में। ठीक है, 14 में क्या बोला गया? विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या बोला गया? धार्मिक धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं की जाएगी। 16 में क्या बोला गया? लोक नियोजन में अफसर की समानता। 17 में क्या बोला गया? असर्वता का अंत। 18 में क्या बोला गया दोस्तों? उपाधियों का अंत। 19 में क्या बोला गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में क्या बोला गया? दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या बोला गया? एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 में क्या बोला गया दोस्तों? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 23 में क्या बोला गया? बलात्सर्म। अनुच्छेद 24 में क्या बोला गया? 14 वर्ष के कम बच्चे को जो है कारखाना में शामिल नहीं करना। अनुच्छेद 25 में क्या बोला गया? धार्मिक
स्वतंत्रता। 26 में क्या बोला गया? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। अनुच्छेद 27 में क्या बोला गया दोस्तों? याद रखिएगा, अगर कोई भी धार्मिक कार्य के लिए आप धन इकट्ठा कर रहे हैं तो उस पे आपको टैक्स नहीं दिया जाएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 28 में क्या बोला गया? कोई भी अगर पूर्ण रूप से सरकारी विद्यालय चल रहा है तो उसमें दोस्तों धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में क्या बोला गया? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण। अनुच्छेद 30 में क्या बोला गया? कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपना विद्यालय खोल सकते हैं, संस्थान खोल सकते हैं और वहां पर स्वयं प्रशासन कर सकते हैं। अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया दोस्तों, इसमें संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 32 में बोला गया संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 33 में बोला गया दोस्तों सैनिक और दोस्तों उसके बारे में इसमें संरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर से ये आपको आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मौलिक अधिकार में। इतना आर्टिकल को एकदम आपको गेट बाय हर्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधान परिषद के राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? देखिए विधान परिषद का दोस्तों अगर आपको प्रावधान की बात करेगा, प्रावधान या इसका गठन की बात करेगा तो ये संविधान के कितना आर्टिकल में होता है? तो याद रखिएगा संविधान के 169 आर्टिकल में। वहीं दोस्तों अगर विधानसभा की संरचना की बात करेगा तो संरचना दोस्तों आपका आर्टिकल कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा 171 आर्टिकल में वर्णन की गई है। बात करिएगा दोस्तों विधानमंडल। देखिए विधानमंडल होता है राज्य में, जिस तरह केंद्र में संसद होता है उसी तरह राज्य में विधानमंडल होता है। विधानमंडल के दोस्तों दो सदन होते हैं, एक होते हैं दोस्तों विधानसभा, क्या बोलिएगा? एक होते हैं विधानसभा और एक होते हैं दोस्तों आपका विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद। तो विधानसभा की चर्चा संविधान के 170 आर्टिकल में है, लेकिन विधान परिषद का अगर गठन पूछेगा तो ये 169 में है और इसका संरचना पूछेगा तो 171 में है। विधान परिषद की बात करेगा दोस्तों सदस्यों का जो चुनना का क्रम है ये 1/3 है, फिर 1/3 है, फिर 1/6 है दोस्तों, फिर 1/12 है और फिर 1/12 है। तो इसको आप लोग जान लीजिए, ये कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप बिहार में दीजिएगा तो ये तो क्वेश्चन रहता ही है। 1/3 जो है दोस्तों इसको कौन करते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों इसको विधानसभा द्वारा चुना जाता है। क्या दोस्तों? विधानसभा द्वारा चुना जाता है। 1/3 दोस्तों इसको कौन चुनते हैं? तो याद रखिएगा स्थानीय निकाय, जैसे पंचायती राज हो गया और दोस्तों आपका नगर पालिका हो गया। 1/6 को कौन चुनता है? तो राज्यपाल चुनता है। जो कि आपका प्रश्न था तो 1/6 हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा पूछ रहा था तो 1/6 हो जाएगा। 1/12 कौन बोलते हैं? तो याद रखिएगा जिसका कि स्नातक हो गया दोस्तों और 3 वर्ष पूरा हो चुका है, मतलब ग्रेजुएशन जिस विद्यार्थी का हो गया और 3 साल हो गया। 1/12 को कौन करेगा? तो याद रखिएगा शिक्षक करेगा। कौन दोस्तों? शिक्षक करेगा, यानी टीचर लोग करेगा। तो इतना चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, याद रखिएगा ये जो विधान परिषद है दोस्तों, विधान परिषद का गठन सभी प्रत्येक राज्यों में नहीं है, लेकिन याद रखिएगा भारत के कुल 6 राज्यों में। इसको याद करने का ट्रिक है तू भी मजा कर। क्या बोलिएगा? तू भी मजा कर, ठीक है। इसमें दोस्तों पहले जम्मू कश्मीर में था तो इसको अब जे को हटा सकते हैं, तो यहाँ पर से टी से हो जाएगा तेलंगाना, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बी एच आई से हो जाएगा बिहार, एम से हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और के से हो जाएगा कर्नाटक। तो इतना आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के केंद्र तथा राज्यों के मध्य विभाजन की परिधि किस बाहर रखा गया? यानी कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य का जो मध्य का विभाजन होता है उसको किस परिधि से बाहर रखा गया? तो ये याद रखेगा न्यायपालिका शक्ति से बाहर रखा गया। क्योंकि दोस्तों न्यायपालिका याद रखेगा एकहरी भय, क्या दोस्तों? एकहरी ये शक्ति है, इसीलिए इसको इससे बाहर रखा गया। जैसे याद रखेगा दोस्तों इस न्यायपालिका कितने प्रकार के हैं भारत में? तो 3 प्रकार के। एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट, एक होते हैं दोस्तों हाई कोर्ट, एक होते हैं दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही आता है याद रखिएगा अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का संविधान में कहीं भी इसका चर्चा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा संविधान के 124 आर्टिकल में है, हाई कोर्ट की चर्चा 214 आर्टिकल में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा 233 आर्टिकल में की गई है, ठीक है। याद रखिएगा जैसे दोस्तों विधायी शक्ति हो गया, विधायी शक्ति आपके किसके किसके पास होता है? तो याद रखिएगा एक आपका हो गया दोस्तों लोकसभा, एक हो गया दोस्तों राज्यसभा। वित्तीय शक्ति किसको होता है दोस्तों? वित्त मंत्रालय को होता है। प्रशासनिक शक्ति किसको होता है? जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, उप प्रधानमंत्री हो गया, आपका महान्यायवादी हो गया और दोस्तों आपका कौन हो गया? केग हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? देखिए संविधान की अगर प्रस्तावना की बात करेगा तो यहाँ पर से थोड़ा सा समझिए। देखिए यहाँ पर बात आता है दोस्तों प्रस्तावना, प्रस्तावना का पूरा सुफरा साफ कर रहे हैं, एक बार आप लोग ध्यान से देखिए। प्रस्तावना को दोस्तों सबसे पहले प्रस्तुत कब किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को। अच्छा ये किसने प्रस्तुत किया था ये आपको पता रहनी चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों इसको जो है याद रखिएगा मतलब पारित कब किया गया था? याद रखिएगा 22 जनवरी 1946 को, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इस समय दोस्तों इसको क्या किया गया था? प्रस्ताव रखा गया था और इसको पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1946 को। यहां से दोस्तों याद रखिएगा बोला गया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों एक केस होता है याद रखिएगा केशवानंद भारती केस। ये दोस्तों 1973 में होता है। इसमें बोला गया कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसके मूल ढांचा में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके प्रस्तावना में जो संशोधन किए गए याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए, जिसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों एएसपी, यानी कि अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा।
उसके बाद दोस्तों प्रस्तावना पर आपको कई देशों का दोस्तों इसमें लिया गया है। जैसे आपकी याद रखेगा दोस्तों रूस की क्रांति। रूस का क्रांति कब हुआ था? 1917 में। तो 1917 से दोस्तों रूसी क्रांति से आर्थिक, सामाजिक और दोस्तों राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लिया गया है। तो यहाँ पर से तीनों का तीनों कथन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों थोड़ा-सा आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर और क्या-क्या लिया गया था। जैसे दोस्तों आप लीजिएगा फ्रांस से। फ्रांस से दोस्तों क्या लिया गया था? समानता लिया गया था, स्वतंत्रता लिया गया था और बंधुता। तो आप बोलिएगा कि आपके प्रस्तावनाओं में जो कितने प्रकार की समानता है? तो याद रखिएगा दोस्तों 2 प्रकार की समानता है। 2 प्रकार की समानता कौन-कौन है? एक हो जाएगा आपका प्रतिष्ठा और एक हो जाएगा दोस्तों अवसर। एक हो जाएगा प्रतिष्ठा और एक हो जाएगा अवसर। उसके बाद दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा विचार हो गया आपका, अभिव्यक्ति हो गया और दोस्तों क्या हो गया? धर्म हो गया और आपका क्या हो जाएगा? विश्वास हो जाएगा और दोस्तों क्या हो जाएगा? उपासना हो जाएगा। तो ये सभी बातों को एकदम आपको याद रखनी है। अब आपके प्रस्तावनाओं से लगभग कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए है? नहीं दोस्तों, ये जो है बाध्यकारी नहीं होगा, क्योंकि अगर दोस्तों बाध्यकारी होगा तो राष्ट्रपति से कोई भी पैरवी करके कोई भी भारत का मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की बात करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों 1950 ईस्वी में इनका गठन हुआ था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों ये याद रखिएगा, इसका जो आर्टिकल की बात करेगा तो संविधान के 124 आर्टिकल से लेकर लगभग 129 आर्टिकल तक इसका वर्णन किया गया है। वहीं बात करिएगा दोस्तों संविधान के 124 आर्टिकल में क्या बोला गया कि भारत का दोस्तों एक दोस्तों याद रखेगा मुख्य न्यायाधीश होगा। याद रखेगा सीजीआई, यानी कि बोल सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। 125 में बोला गया दोस्तों जजों के वेतन के बारे में। 126 में बोला गया, याद रखेगा दोस्तों, कि मतलब कि जो भी न्यायाधीश होगा दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं रहेगा तो जो 33 अन्य न्यायाधीश रहेगा वो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में कर सकते हैं। 127 में बोला गया दोस्तों तदर्थ न्यायाधीश। क्या दोस्तों? तदर्थ न्यायाधीश बोला गया। 128 में बोला गया, याद रखिएगा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अगर मान के चलिए कि 33 एक 34 न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बोला गया कि याद रखिएगा कि अगर वो काम नहीं कर पा रहे तो बाहरी जो भी मतलब कि रिटायर हो गए उसको आप शामिल कर सकते हैं। 129 में बोला गया कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख जारी करेगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों ये बोला गया बाध्यकारी नहीं होगा। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करेगा तो नियुक्ति जो दोस्तों किया जाता है, याद रखिएगा, नियुक्ति जो किया जाता है ये दोस्तों कोलेजियम आधार पर किया जाता है। क्या दोस्तों? कोलेजियम आधार पर किया जाता है। और कोलेजियम आधार याद रखिएगा दोस्तों ये कब से स्टार्ट हुआ है? 1993 से स्टार्ट हुआ है। तो इतना चीज को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, जो कहलाता है। देखिए दोस्तों नदी जो दोस्तों ऐसे मुड़ के करने लगा तो ये याद रखिएगा टेढ़ी मेढ़ी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सांप का आधार का, इसीलिए इसको हम लोग विसर्प बोलते हैं। क्या दोस्तों? विसर्प बोलते हैं। बोल सकते हैं कि भारत में सबसे जो बोल सकते हैं दोस्तों अवरोध उत्पन्न करने वाली, मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने वाली नदी कौन है? तो ये आपका हो जाएगा झेलम। कौन होगा दोस्तों? झेलम। आपको कोसी नहीं लगाना। कोसी याद रखिएगा दोस्तों, कोसी जो है अपना दिशा में परिवर्तन बहुत जल्दी कर लेता है, इसलिए दोस्तों कोसी को बिहार का शोक नदी बोलते हैं। झेलम नदी दोस्तों कहां से निकलता है? तो याद रखिएगा दोस्तों बेरीनाग झील से निकलता है। कौन दोस्तों? झेलम नदी। झेलम नदी याद रखिएगा किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा सिंधु की सहायक नदी कौन हो जाएगा दोस्तों? तो आपका झेलम नदी हो जाएगा। तो झेलम नदी को याद रखिएगा मतलब उत्तर वैदिक काल में क्या बोला गया था? तो याद रखिएगा विस्तिता बोला जाता था। क्या दोस्तों? वितिस्ता बोला जाता था। तो ये भी आपको पता रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण कटिबंध बोल दिया दोस्तों तो इसको बोलते हैं मेसोफाइट। क्या दोस्तों? मेसोफाइट। मरुस्थलीय को क्या बोलेंगे दोस्तों? तो याद रखिएगा मरुस्थलीय वनस्पति को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। एक दोस्तों होते हैं जलीय। जलीय को क्या बोलते हैं दोस्तों? याद रखिएगा हाइड्रोफाइट। क्या दोस्तों? हाइड्रोफाइट इसको बोलते हैं। तो ये सब चीज को एकदम भी आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, अलमाटी बांध किस नदी पर है? देखिए दोस्तों अलमाटी बांध की बात करेगा तो ये दोस्तों कृष्णा नदी पर। अच्छा कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये दोस्तों महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है दोस्तों कृष्णा नदी। और ये दोस्तों याद रखिएगा इस पे दोस्तों कई सारे बांध है, जैसे अलमाटी बांध हो गए। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा नागा अर्जुन बांध भी इसी पर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कावेरी याद रखिएगा दोस्तों कर्नाटक के ब्रह्मगढ़ी पहाड़ी से निकलती है। और दोस्तों याद रखिएगा इसका हेमवती हो गया दोस्तों, इंद्रावती हो गया, ये सब दोस्तों इसकी सहायक नदी है। तुंगभद्रा भी दोस्तों याद रखिएगा कर्नाटक की बहने वाली नदी है। और इस नदी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला याद रखिएगा कौन है दोस्तों? विजयनगर है। कौन दोस्तों? विजयनगर, जिसकी स्थापना हरियर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में। अच्छा हम्पी कहाँ पर है दोस्तों? याद रखिएगा कर्नाटक में। हाइसो
हाईसोल दोस्तों याद रखिएगा, रामसर साइड जो है ये भी कहाँ पर है, आपको कर्नाटक में है। ठीक है, और आपको पूछा जाएगा दोस्तों कर्नाटक में बहुत सारे, जैसे आपका दोस्तों ये केजीएफ कहाँ पर है, याद रखिएगा ये भी कहाँ पर है दोस्तों, आपको कर्नाटक में है। अच्छा, यहाँ पर बात आता है दोस्तों असम। तो असम में अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा तो आपका हो जाएगा दोस्तों मानस। क्या दोस्तों, मानस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। डिब्रू सुखोवा कहाँ पर है दोस्तों, डिब्रू सुखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपको यहीं पर है। काजीरंगा दोस्तों कहाँ पर है, तो याद रखिएगा असम में, ये कहाँ पर दोस्तों, असम में। रायमोना कहाँ पर है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये भी कहाँ पर है, असम में है। उड़ीसा में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, भीतरकनिका। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, और आपका दोस्तों भीतरकनिका हो गया। और आपको यहाँ पर बात कर सकते हैं उड़ीसा में दोस्तों आपका, और आपका राष्ट्रीय उद्यान होता है, जैसे कि दोस्तों याद रखिएगा एक भीतरकनिका हो गया, और याद नहीं आ रहा, आपको ध्यान देना है। मध्य प्रदेश में जैसे आपका हो गया दोस्तों पेंच हो गया दोस्तों, कान्हा हो गया, कान्हा हो गया दोस्तों, पंचमई हो गया, पंचगढ़ी हो गया, और दोस्तों आपका क्या हो गया, संजय। ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये सब मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इतना चीज को एकदम आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो सबसे अधिक अगर कार्बनिक पदार्थ पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा लाल मिट्टी, सॉरी जलोढ़ मिट्टी होगा दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दोस्तों खादर, और एक होते हैं दोस्तों याद रखिएगा बांगर। क्या होते हैं दोस्तों, बांगर। खादर मिट्टी को याद रखिएगा नई जलोढ़ मृदा कहते हैं, और भागर मिट्टी को याद रखिएगा पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। लाल मिट्टी याद रखिएगा दोस्तों, लाल मिट्टी में अधिक दोस्तों ये इसमें क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा लाल मिट्टी में जो हम लोग खेती करते हैं, इसमें हम लोग किसका खेती करते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग ज्यादातर काजू सबका खेती करते हैं लाल मिट्टी में। लेटेराइट मिट्टी दोस्तों ये कहाँ पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु क्षेत्र में ये लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। पीट मिट्टी को हम लोग कछाड़ी मिट्टी भी कहते हैं। क्या दोस्तों, कछाड़ी मिट्टी कहते हैं, और ये कच्छ के रण में पाया जाता है, जिसको कि हम लोग दलदली मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मृत सागर, डेड सी को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी जलीय जीव नहीं रहता, इसीलिए हम लोग मृत सागर इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों पूछेगा कि विश्व का जो है सबसे लवणीय झील कौन है दोस्तों, तो लवणीय झील अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका वॉन झील। कौन दोस्तों, वॉन झील हो जाएगा, और ये कहाँ पर है, तुर्की में। ठीक है, अगर पूछेगा विश्व का दोस्तों, अगर आपको खारे पानी का झील कौन है जाएगा, खारे पानी का झील अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा कैस्पियन सागर। कौन दोस्तों, कैस्पियन सागर हो जाएगा। और अगर भारत का खारे पानी का झील पूछ दिया आपको, भारत का खारे पानी का झील, तो वो हो जाएगा आपका चिल्का झील। क्या दोस्तों, चिल्का झील हो जाएगा। अगर पूछेगा दोस्तों विश्व का सबसे मीठे पानी का झील कौन हो जाएगा दोस्तों, ये सब पूछा जाता है। मीठे पानी का झील अगर पूछेगा तब आपका हो जाएगा सुपीरियर झील। क्या दोस्तों, सुपीरियर झील हो जाएगा। और अगर भारत में पूछेगा सबसे मीठे पानी का झील कौन हो जाएगा, तो आपको याद रखना है बुलर झील हो जाएगा। कौन दोस्तों, बुलर झील, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की देखते हैं हम लोग क्या बोला गया, किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। ये दोस्तों याद रखिएगा, उस समय दोस्तों आपको ठंडा महसूस होगा, ये अक्टूबर और नवंबर में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए सूरज ताल, जिसमें भी दोस्तों ताल लग जाए तो वो उत्तराखंड होते हैं, लेकिन दो अपवाद याद रखिएगा दोस्तों, एक होते हैं सूरज ताल और एक होते हैं दोस्तों चंद्र ताल। क्या दोस्तों, चंद्र ताल। ये दोनों याद रखिएगा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है, और यही दोनों अक्सर पूछा जाता है। और जिसके अंत में ताल लग जाए तो वो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। सूरज ताल आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, तो ये उत्तराखंड दिया गया, तो यही आपका गलत है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपवन झील महाराष्ट्र, जैसे देखिए बासुकी ताल, ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों। बखड़ल झील ये हरियाणा हो जाएगा। तो ये सभी ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में तापमान कितना बढ़ता है, तो 32 प्रति मिनट दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों ये बढ़ता है। और दोस्तों इसका जब ऊपर जाइएगा तो 165 मीटर बढ़ता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये जैसे दोस्तों आपका पृथ्वी हो गया, तो याद रखिएगा ये जो अंदर वाला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं करोड़। क्या बोलते हैं दोस्तों, करोड़। करोड़ दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बाय करोड़ और एक होते हैं आंतरिक करोड़। क्या दोस्तों, आंतरिक करोड़। बाय करोड़ याद रखिएगा ठोस का होता है, बना होता है। आंतरिक करोड़ याद रखिएगा द्रव का बना होता है। और इसके बाद दोस्तों ये जो होता है सबसे ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, भूपर्वतीय बोलते हैं। उसके बाद वाला भाग को क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। और उसके बाद वाला भाग को दोस्तों सीमा बोलते हैं। उसके बाद वाला भाग को नीफे, और नीचे रहता है करोड़। जैसे ये सियाल है दोस्तों, तो याद रखिएगा सिलिकॉन और प्लस एल्युमिनियम का बना होता है। सीमा दोस्तों सिलिकॉन प्लस दोस्तों मैग्नीशियम का होता है। नीफे दोस्तों याद रखिएगा निकेल और लोहा का होता है। तो ये चीज बीपीएससी में पूछा गया, इसलिए इसको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चितपावन निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। अगर चितपावन की बात करेगा तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा लगभग महाराष्ट्र का होता है। कहाँ का दोस्तों, महाराष्ट्र का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से पोंगयोंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में हो जाएगा। कहाँ पर दोस्तों, सिक्किम में हो जाएगा। अगर आपको पूछेगा कि कंचनजंगा कहाँ पर है दोस्तों, याद रखिएगा कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई याद रखिएगा 8596 मीटर है, ये कहाँ पर है, तो सिक्किम में। अगर पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये तो केटू हो जाएगा, जिसको हम लोग
कार्बन स्टोन बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन कंचनजंगा अगर पूछेगा, हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका कंचनजंगा हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों, याद रखिएगा 8596 मीटर है। अगर कंचनजंगा यहीं पर आपको पूछेगा दोस्तों, याद रखिएगा लेपिया पाया जाता है, और एक प्रकार का भूटिया जनजाति कहाँ पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा सिक्किम में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्या बोला गया, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब दोस्तों हम किसी भी गैस का आयतन कम करेंगे तो उसका दाब दोस्तों याद रखिएगा विपरीत होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये बढ़ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपको हो रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होती है। तो निकट दृष्टि दोष, ब्रेन ट्यूमर, घेंगा, ये वर्णनता, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कलर विजन बोलते हैं। क्या दोस्तों, कलर विजन महिलाओं में कम होता है, याद रखिएगा पुरुष में ज्यादा होता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये महिला जो होते हैं इसके वाहक होते हैं। क्या दोस्तों, एक दूसरे पुरुष में ले जाने का ये किसको बोलते हैं, वाहक बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों व्रणदाता कलर विजन एक ऐसा बीमारी जो कि कभी भी समाप्त नहीं होता है। घेंघा याद रखिएगा दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है। क्या दोस्तों, आयोडीन की कमी से होता है, और ये हमारे शरीर को याद रखिएगा थायराइड ग्लैंड को जो है प्रभावित करता है। क्या दोस्तों, थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करता है। अगर हिंदी में देगा तो ये अब2 देगा। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर ये दोस्तों मस्तिष्क में पाया जाता है। क्या दोस्तों, मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क की बीमारी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ईईजी का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष याद रखिएगा दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया याद रखिएगा किसके मतलब कौन दौड़ करता है, तो याद रखिएगा अवतल लेंस का लेंस। कौन दोस्तों, अवतल लेंस। कौन दोस्तों, अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष को समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए चालक अगर बात करेगा, प्रतिरोध समानुपाती होता है दोस्तों L/A। एल को बोलते हैं लंबाई, ए को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये दोस्तों प्रतिरोध हो गया। ये दोस्तों याद रखिएगा एल के जो है समानुपाती होता है, और ये दोस्तों याद रखिएगा ए का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगा, तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो लंबाई में वृद्धि बिल्कुल ठीक है, तापमान में वृद्धि भी होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग। और ये जब दोस्तों प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल घटेगा, तो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल में कमी। तो ये तीनों का तीनों कथन यहाँ पर से सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आर दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा किसका एसआई मात्रक है, तो याद रखिएगा ये ओम का एसआई मात्रक है। किसका दोस्तों, ओम का एसआई मात्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है। मतलब केसर जो है किस प्राग से निकालते हैं, अभी तुरंत हमने कई बार आपको बताया था, वर्तिका एवं बत्रिका। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा केसर का उत्पादन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा केरवा बोलते हैं। और ये सबसे अधिक कहाँ पर होता है, याद रखिएगा भारत के जम्मू कश्मीर में ही केसर का उत्पादन होता है। तो ये चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से होती है, तो ये अक्रियशील होते हैं। अगर 100 क्रियाशील होते तो ये वायुमंडल में कितना है दोस्तों, याद रखिएगा 78% है। और अगर आपको खाद वाला बोरे में देखा हो जाएगा तो याद रखिएगा कितना होता है, तो 46% होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रक्त आयन में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो रक्त में दोस्तों प्लाज्मा लगभग 55% होता है, और ये याद रखिएगा दोस्तों द्रव अवस्था में होता है। क्या दोस्तों, द्रव। बात करेगा दोस्तों रक्त का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा रक्त ग्रुप का अगर खोजेगा तो ये हो जाएगा लैंडस्टीनर। कौन दोस्तों, लैंडस्टीनर, इसको हम लोग खोज करते हैं। अच्छा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज अगर पूछेगा दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र की अगर खोज पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कौन, विलियम हार्वे। क्या दोस्तों, विलियम हार्वे हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। रक्त दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, ग्रुप की बात करेगा तो ये होते हैं 4 प्रकार के, ए बी और दोस्तों क्या होता है, ओ होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इस ग्रुप की खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने इनका खोज किया था। रक्त का अगर पीएच मान पूछेगा दोस्तों तो याद रखिएगा 7.4 होता है। अच्छा, रक्त क्या होते हैं दोस्तों, क्षारीय होते हैं या अम्लीय होते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो है हल्का क्षारीय होते हैं। क्या दोस्तों, हल्का क्षारीय होते हैं। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। रक्त दोस्तों याद रखिएगा एक होता है दोस्तों आरबीसी, सबसे अधिक समय पूछेगा किसका रहता है, तो आरबीसी का रहता है। इसको हम लोग यूरोथ्रोसाइट बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, याद रखिएगा शरीर का प्रतिरोधक क्षमता, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट बोलते हैं। इतना चीज आपको रक्त के बारे में ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, धारीदार पेशियां होती है। जब दोस्तों धारीदार पेशियां ये प्रकार का अनाभिक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन के माध्यम से अगर पूछेगा दोस्तों तो ये किसमें होगा, तो ईस्ट में होगा। प्लाज्मेडियम एक प्रकार का दोस्तों क्या है, परजीवी है, जो कि कहां पर देखने को मिलता है, तो मलेरिया रोग में मिल रहा है। अमीबा दोस्तों, ये दोस्तों एलपी में कल पूछा गया था 3rd शिफ्ट में, कि याद रखिएगा दोस्तों कोशिका का सबसे अधिक मतलब बोल सकते हैं कि अपना अथी कौन कर लेते हैं, मतलब कि विभाजन कौन कर लेते हैं, तो वो आपका अमीबा हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा रोग असंक्रामक रोग उदाहरण है। असंक्रामक मतलब कि दूसरे में ये फैल नहीं सकता, तो ये आपका हो जाएगा कैंसर। क्या दोस्तों, कैंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। जैसे आपका डेंगू हो गया, प्लेग हो गया, क्षय हो गया, मतलब कि प्लेग क्षय मतलब टीबी हो गया दोस्तों। ये सब दोस्तों याद रखिएगा एक दूसरे से व्यक्ति से आपको
मतलब कि टीबी याद रखिएगा, जैसे कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ करता है, साँस लेता है, उसका दोस्तों हवा फेफड़े में आ जाता है तो आपको टीबी फैल जाएगा। मतलब कि एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में आपको फैलने का चक्रा उसी को बोलते हैं संक्रामक, और दोस्तों एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैले उसको हम लोग बोलेंगे असंक्रामक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आज जो है थोड़ा-सा हमने 10 क्वेश्चन कम रखा है, 20 क्वेश्चन, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन कल से जो है दोस्तों आपका मैराथन आ जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको सबसे पहले किस सब्जेक्ट का मैराथन चाहिए, और ये प्रैक्टिस सेट आपका एकदम लगातार रखिए, इस प्रैक्टिस सेट से आपका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।